गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फ्रांस की क्रांति का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने आपको फ्रांस की क्रांति के बारे में कुछ बताया था, जिसमें लुई 16वें के शासन के अंत तक हमने बताया था। जैसे यहाँ पे भी मैंने दिखा रखा है, 21 जनवरी सन 1793 ईस्वी को फ्रांस के राजा लुई 16वें को फांसी पे चढ़ा दिया गया था और फांसी पे चढ़ाने के पश्चात फ्रांस में गणतंत्र बहाल कर दिया गया था। इसके पश्चात फ्रांस में बच्चों जैकोबिनों की सरकार आई। जैकोबिनों का जो नेता मैंने आपको पहले बताया था रोबेस्पियर था, और रोबेस्पियर ने 1793 और से 1794 ईस्वी तक के काल को फ्रांस पर शासन किया और उनके काल को आतंक का युद्ध कहा जाता है। इसमें रोबेस्पियर ने कठोर दंड और नियंत्रण की नीति अपनाई। रोबेस्पियर ने गणतंत्र के विरोध कहे जाने वाले, किसको गणतंत्र का विरोधी कहा, ये सामने मैंने चित्र भी दिखा रखे हैं। कुलीनों, पादरी और राजनीतिक दल बनाने वाले जो लोग, इसका राजनीतिक दल का मतलब यहाँ पे जैकोबिनों की सरकार की तरह अगर कोई दल बनाते हैं, विरोधी दल तैयार होता है, तो उनको शत्रु कहा गया और उनको जेल में डालकर उनके लिए न्यायालय चलाया गया और मुकदमा चलाया गया न्यायालय में, और जो दोषी पाए गए उनको गिलोटिन पर लटकाकर फांसी की सजा दी गई। देखो बच्चों, गिलोटिन एक मशीन थी जो 2 खंबे और उनके ऊपर आरियां लगी थी, उसके बीच में रख करके सर को धड़ से अलग कर दिया जाता था। ऐसी मशीन थी। उस मशीन का निर्माण डॉक्टर गिलोटिन द्वारा किया गया था, जो कि रोबेस्पियर के शासनकाल में तैयार हुई थी, और इस मशीन पर रोबेस्पियर से असहमति दिखाने वाले लोगों को चढ़ा दिया जाता था और मार दिया जाता था। इसके अलावा बच्चों, जो रोबेस्पियर का शासनकाल था उसमें कानून बना करके मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा तय की गई। मशीन का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। उसके अलावा जो है साबुत गेहूं से बनी हुई बराबरी का प्रतीक एक समता रोटी सबके लिए अनिवार्य किया गया। समता रोटी का मतलब जो गेहूं से बनने वाले रोटी है उसको समता रोटी कहा। उसमें चाहे कुलीन हो, चाहे पादरी हो, चाहे मध्यम वर्ग के लोग हों, चाहे गरीब हों, चाहे कोई भी, सबके लिए बराबर खाना किया गया। पुराने जो शब्द थे, पहले महाशय कहा जाता था। महाशय का नाम मानशूर भी पहले था। मादाम, महोदया, बड़ी महिलाओं को महोदया, कुलीन और पादरी वर्ग की महिलाओं को कहा जाता था। उनके स्थान पर वो पदवी समाप्त कर दी गई। उसके स्थान पर सितोयन यानी नागरिक और महिलाओं को सितोई नागरिका से संबोधित किया जाता था। उसके अलावा बच्चों क्या कहते हैं, रोबेस्पियर के शासनकाल में चर्चों को सारा बंद समाप्त कर दिया गया था। जो चर्चें बंद की गई थी उन पर बैरक बनाए गए, और बैरक बनाने के साथ साथ वहाँ सरकारी दफ्तर खोले गए। उसके अलावा जो है मशीनों क्या कहते हैं, जो खाने की चीजें थी, रोटी, गोश्त, उसकी राशनिंग की गई। किसानों को अपने अनाज शहरों में ले जाने की व्यवस्था की गई, और जो राशन की कीमतें थी उनके जो मूल्य था निर्धारित किया गया। और जैसे कि पहले भी मैंने आपको बता दिया, सभी को 21 वर्ष से ऊपर के आदमी को, व्यक्ति को मत देने का अधिकार दिया गया। लेकिन रोबेस्पियर ने अपनी नीतियां इतनी शक्ति से लागू की कि उनके समर्थक भी जो है त्राहि हो गए, परेशान हो गए, और अंत में जो है रोबेस्पियर को ही 1794 ईस्वी में क्या कर दिया गया, गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया, मार दिया गया। गिलोटिन का जो एक व्यक्ति थे, गिलोटिन के विचारों के विरोधी, उनका नाम था डेस्मालिन्स। इन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता शिशु के समान है। स्वतंत्रता अनुशासन के लिए जरूरी है। स्वतंत्रता सुख, शांति, विवेक, समानता एवं न्याय है, और अधिकारों का एक घोषणा पत्र। और रोबेस्पियर के शासन को देखते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रकार से तुम हर किसी के जो है सिर को काट रहे हैं, तो मूर्खता है। किसी भी व्यक्ति को, उसके सगे संबंधियों को, और उसको दुश्मन बनाए बिना ही उसको फांसी पे लगा रहे हैं, उसको चढ़ा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। तो देखो,
जो रोबेस्पियर थे, उन्होंने जो है इनके विचारों से वो सहमत नहीं थे और इन्हीं विचारों के इतने ही आधार पे उन्होंने सीधे जो है डेस्मालिन्स को भी गिलोटिन पे चढ़ा करके अंत कर दिया। तो इस प्रकार से जो है बहुत आतंक का राज उन 1793 और 94 तक रोबेस्पियर का रहा। जब रोबेस्पियर की मृत्यु हो गई, उसके पश्चात डायरेक्टरी का शासन, जैकोबिन का शासन समाप्त और डायरेक्टरी का शासन शुरू और पतन तक मैं आपको बताऊंगा इसमें। जैकोबिन शासन का जैसे ही पतन हुआ, फिर से जो है मध्यम वर्ग, संपन्न तबके के जो मध्यम वर्ग थे, तृतीय स्टेट के लोगों के हाथ में पहले सत्ता थी, उनका शासन पुनः शुरू हुआ। उनके शासन में मताधिकार से वो लोग वंचित किए गए थे जो निष्क्रिय थे, इसके मतलब जिनके पास संपत्ति नहीं थी, और फिर से जो है उनको मताधिकार से वंचित करके पुराना शासन, डायरेक्टरी शासन लाया गया। जैकोबिन शासन वाली जो एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका थी, माने एक ही व्यक्ति के पास सारे अधिकार जैकोबिन शासन काल में रोबेस्पियर के पास आ गए थे। फिर 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका को, जिसका नाम पहले भी हमने बताया था डायरेक्टरी था, उसकी सत्ता आई। लेकिन जब 5 सदस्यों वाली जो कार्यपालिका थी, जो डायरेक्टरी थी, विधान परिषद थी, उसमें अक्सर झगड़ा होता था और पदों के लिए झगड़ा होना, इन सब बातों को लेकर के उनमें उस समय फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता का कारण बनी और जब आपस में ही लड़ने बैठ गई तो फिर उसका फायदा उठाकर नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ और वो तानाशाह बनने के लिए उनका रास्ता साफ हो गया। इन सब परिवर्तनों के बावजूद बने जो है सारे यूरोप के राजनीतिक आंदोलन, और फिर भी जो है यूरोप में अनेक राजनीतिक आंदोलन चलते थे, स्वतंत्रता के लिए, विधिमान कानून के सामने सब की समानता के लिए और भाईचारे के प्रेरक, इन सब प्रेरकों को लेकर के फिर भी फ्रांस में जो है राजनीतिक आंदोलन आगे बढ़ते गए। देखा आपने, पहले डायरेक्टरी का शासन था, फिर जैकोबिन का शासन आया, फिर जैकोबिन का पतन हुआ, उसके बाद फिर से जो है मध्यम वर्ग के संपन्न तबके यानी तृतीय स्टेट के संपन्न वर्ग जो विचारक थे, उन लोगों का, जो पढ़े लिखे और मध्यम चेतना युक्त व्यक्ति लोग थे, उनका शासन आया। फिर नेपोलियन बोनापार्ट के लिए जो है तानाशाही का मार्ग प्रशस्त हुआ। इन सब परिवर्तनों के बावजूद भी फ्रांस में एक अच्छी बात थी कि स्वतंत्रता और कानून के सामने बराबरी और भाईचारे के लिए जो प्रेरक आदर्श थे, वो यूरोप में, फ्रांस के साथ साथ यूरोप में भी राजनीतिक आंदोलन आगे बढ़ते गए। इसके पश्चात बच्चों तृतीय स्टेट मैंने आपको बताया था, जिसमें जनसाधारण लोग आते थे, उनकी महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। अधिकांश महिलाएं अपनी जीविका के निर्वाह के लिए अनेक कार्य कर रहे थे, जिसमें सिलाई, बुनाई, धुलाई, फूल बेचना, फल बेचना और संपन्न घरों में काम करना, ये सारे काम जो है महिलाएं करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास जो है पढ़ाई लिखाई के मौके नहीं थे और क्या कहते हैं, उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी और उसके बाद उनको घर का काम करना पड़ता, जैसे खाना पकाना, बच्चों की देखरेख करना, पानी लाना, रोटियां बनाना, रोटियों के लिए लाइन पे लगना। और महिलाएं यदि मजदूरी करती भी थी तो उनकी मजदूरी कम थी, यानी महिलाओं और पुरुषों के बीच में काफी भेदभाव था, विशेषकर तृतीय स्टेट की महिलाओं में। जैसे महिलाएं नीचे, पुरुष आगे, इस तरह से दिखा जा रहा है। परिवार, तृतीय स्टेट का एक परिवार दिखा। लेकिन तृतीय स्टेट में एक धनी मध्यम वर्ग का धनी तबका भी था और दूसरा कुलीन वर्ग के जो लोग थे, कुलीन और तृतीय स्टेट की धनी घरों की जो लड़कियां थी, वो पढ़ाई करती, वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी और फिर भी अधिकांश महिलाओं को पढ़ने के मौके बहुत कम थे उसमें, ये यूं कह सकते हैं। उसके पश्चात बच्चों महिलाओं ने फिर अपने हितों की रक्षा करने के लिए आगे आई। महिलाओं ने अनेक जैकोबिन क्लब की तरह अनेक राजनीतिक क्लब अपने लिए बनाने शुरू कर दी। उनका एक बहुत
बहुत चर्चित क्लब था, उसका नाम था सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन क्लब। और उसके बाद उन्होंने अपने विचार रखने शुरू कर दिए, अखबारों को छपना शुरू कर दिया। फ्रांस में लगभग 60 महिलाओं के क्लब थे और महिलाओं को निराशा इस बात की थी कि 1791 में जो संविधान बना था उसमें महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में रखा गया था। उन्हें मत का अधिकार नहीं था, उन्हें असेंबली में चुना जाने का अधिकार नहीं था, उन्हें जो है राजनीतिक पदों पर जाने का अधिकार नहीं था। और उनका मानना ये था कि अभी नई डायरेक्टरी वाली सरकार आ गई है, रोबेस्पियर का शासन समाप्त हो गया, अब हमें कुछ अधिकार मिलेंगे, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। आपको ये बता दें बच्चों, उनको निष्क्रिय नागरिकों में रखा गया। महिलाओं को मैंने आपको बता दें समान वेतन भी नहीं मिलता था। और जैकोबिनों के शासनकाल में जो है भी क्लब थे, लेकिन अनेक क्लबों को बंद कर दिया गया। क्लब चलाने वाली महिलाओं, नीचे मैंने एक महिला क्लबों का विरोध था। ऐसे इस प्रकार से महिलाएं बैठ नहीं सकती थी। ये महिला धनी और कुलीन और तृतीय स्टेट की धनी परिवार की महिलाएं, इनका रहन सहन इस प्रकार से, इस तरह से उनका जीवन था। तो बच्चों, मैं कह रहा था कि जैकोबिन के शासनकाल में बहुत सारे महिला क्लबों को बंद कर दिया गया। महिलाओं को क्लब चलाने पर गिरफ्तार किया गया। जो क्लबों में जाती थी उन महिलाओं को गिरफ्तार कर फांसी पे चढ़ा दिया। फांसी पे चढ़ने वाले में उस समय की महान महिलाओं में से एक क्रांतिकारी महिला था, का नाम है ओलंप दे गूज। ये विशेषकर परीक्षा में पूछा भी जाता है। इन्होंने जो है पुरुष नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया था। इन्होंने महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया और इन्होंने जो है महिलाओं के अधिकारों की बात की। इन्होंने कहा कि इन्होंने अनेक बातें महिलाओं के लिए की थी। भाई औरत भी जन्मना स्वतंत्र है, पुरुषों के समान काम करती है तो पुरुषों के समान उनको अधिकार मिलने चाहिए। महिलाओं को भी स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का अधिकार होना चाहिए। और बहुत सारी बातें, महिलाओं को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस आधार पर उन्होंने अनेक अखबार भी निकाले, अपनी बातों को अखबारों के माध्यम से रखा। लेकिन जैकोबिन शासनकाल में ओलंप दे गूज को भी गिलोटिन पर चढ़ा करके फांसी की सजा दी गई। 1793 ईस्वी की बात है। तो महिलाओं ने अनेक संघर्ष फ्रांस में किया और अंत में फ्रांस में महिलाओं को सन 1946 में जाकर के मताधिकार का प्रयोग कर पाई, मताधिकार हासिल कर पाई। इतना बड़ा संघर्ष महिलाओं ने फ्रांस में भी किया था। इसके पश्चात बच्चों, फ्रांस में दास प्रथा चरम पे थी। आपको ये बता दें, दास प्रथा के बारे में आपने पहले भी पढ़ा था। दासों का व्यापार उसमें हुआ करता था। फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का उन्मूलन जो है जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सुधारों में से, जैकोबिनों का शासन जो 1 साल का रहा, उन्होंने दास प्रथा को उन्मूलन कर दिया। लेकिन जो कैरिबियाई उपनिवेश थे, मार्टिनिक, गाडेलूप और सेंट डोमिंगो में तंबाकू, नील, चीनी और कॉफी जो हम पेय के रूप पदार्थ के रूप में जिसको, इन विशेष चीजों की आपूर्ति उस समय यूरोप में होती थी। और बागानों में यूरोपीय काम करना नहीं चाहते थे। और जब बागानों में काम करना नहीं चाहते थे तो बागानों में श्रम की कमी हो जाएगी। कौन करेगा काम? तो इस काम को करने के लिए श्रमिकों की कमी, और इन श्रमिकों की कमी को पूरा करने के लिए बच्चों यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार शुरू हुआ। माने अफ्रीका से दासों को लाया जाता था। बोर्दे और नांते जैसे जो बंदरगाह थे, दास व्यापार के लिए समृद्ध नगर बन गए, फले फूले, और वहां से दासों को हथकड़ी लगा के लाया जाता था, बांध करके लाया जाता था। अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक ले जाने में 3-3 महीने का समय लग जाता था, और कुछ तो रास्ते में मर जाते थे। जहाज समुद्री यात्रा के दौरान उनकी तरह
जहाजों में उनको ठूंस के ले जाया दासों, बिना किसी जो है नियम कानून और बिना अनुबंध के जो है काम कराना, कोई मानवाधिकार न होना और उनको अपने घर जाने एक बार चले गए तो आने का कोई समय निश्चित न होना, धन भी निश्चित नहीं था, माने उनके अपने पास कोई अधिकार नहीं। तो मैंने आपको कहा था जैकोबिनों ने सन 1794 में इस दास प्रथा का उन्मूलन ने समाप्त कर दिया, लेकिन 10 वर्ष बाद नेपोलियन का शासन आया सन 1804 ईस्वी में, तो पुनः दास प्रथा जो है वहां प्रारंभ की गई। कहाँ? फ्रांस में दास प्रथा प्रारंभ की गई और निग्रो लोगों को गुलाम बनाने के लिए जो है फिर स्वतंत्रता मिल गई यूरोपीय बच्चों। निग्रो का मतलब क्या हुआ? निग्रो क्या होता है? निग्रो का मतलब होता है अफ्रीका में जो सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग हैं, उनका नाम जो है एक अपमानजनक शब्द, उनको निग्रो कहा जाता है और उनको पिछड़ा माना जाता था। ये मैं चित्र बता रहा हूँ आपको नीचे, ये देखो दासों से व्यापार कराया जा रहा है, ये काले लोग, हम उनसे कार्य कराया जाता था, उन पे कोड़े बरसा दिए जाते, एक कोड़े बरसा रहे हैं, कितने सामान ढो रहे हैं, ये जो है यूरोपियन अंग्रेज सफेद चमड़ी वाले लोग उनसे काम करा रहे हैं। तो अंत में जो है फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप में दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। इसके पश्चात बच्चों क्रांति और रोजाना की जिंदगी में क्या क्या हुआ? क्रांति समाप्त हुई 1789 के बाद फ्रांस के लोगों के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए। ये आपको खुद ही बताने चाहिए। इस लंबे पाठ को पढ़ाने के पश्चात स्वतंत्रता और समानता के आदर्श प्रत्येक नागरिक की रोजाना जीवन में उतारने का प्रयास किया गया। फिर सेंसरशिप की समाप्ति की गई, मैंने अपने विचारों को आप रख सकते थे अखबारों में, किताबों में, पत्र पत्रिकाओं में, नाटकों, नुक्कड़ों, इन सब के द्वारा जो है अपनी बातों, अपने विचारों के व्यक्त कर सकते थे, क्योंकि उसमें पढ़े लिखे बहुत कम लोग और अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाते, बोल पाते। भाषण और व्यक्ति, मैंने आपको बता दिया, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक हो गई, गलत है, नैसर्गिक अधिकार घोषित किया गया। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों और दार्शनिकों ने माने विचारकों ने अपने विचारों का आदान प्रदान किया और जो विरोध भी करता था उसके विचारों को भी जो स्वीकार किया, उस पर मनन किया था, क्योंकि सरकार हो, सत्ता है तो सब विरोधी। फिर फ्रांस का झंडा चुना गया जिसे राष्ट्रध्वज का स्थान लिया। तो इस प्रकार बहुत सारे परिवर्तन जो है समाज क्रांति के पश्चात यूरोप में आए, फ्रांस में आए और पूरे यूरोप के लिए एक प्रेरणा स्वरूप एक क्रांति रही। और फ्रांस में फिर अंत में 1804 में, मैंने पहले भी कहा था, फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को अपने को सम्राट घोषित कर दिया और यूरोप के अनेक राजवंशों को हटाकर वहां नए साम्राज्य स्थापित किए और उनकी बागडोर अपने वंश के लोगों को दे दिया। फिर उन्होंने दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल प्रणाली को लागू किया और ये जरूर है कि 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हो गई और 1822 में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार फ्रांस की क्रांति थी बच्चों। और फ्रांस की क्रांति के पश्चात इसमें मैं सार संक्षेप में यदि बताऊं, फ्रांस की क्रांति 18वीं सदी की विश्व की एक महत्वपूर्ण क्रांति थी। उसने यूरोप में, उस दौर में यूरोप में संपूर्ण यूरोप में जो है राजतंत्र था और कुछ लोग ये चाहते थे कि राजतंत्र का उन्मूलन और स्वतंत्रता, समानता और सार्वभौमिकता के साथ प्रजातंत्र की स्थापना हो, जिसमें फ्रांस की क्रांति में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको मालूम होना चाहिए उसमें राजशाही के अंत होने के साथ साथ सत्ता कुछ समय तक जन भागीदारी के लिए रही, लेकिन रोबेस्पियर और नेपोलियन जैसे आतंकी और तानाशाही शासकों की व्यवस्था का फिर से उदय हुआ, ये भी हमने इसमें पढ़ा। उसके अलावा बच्चों चर्चों, सामंतों, जमींदारों और राजा के जन्म के आधार पर अनेक विशेष अधिकार थे, उनकी समाप्ति हुई, आपने इसमें पढ़ा। आम जनता के हितों की रक्षा हुई, अनावश्यक कर समाप्त हुए और महंगाई से जनता को मुक्ति मिली। कर कम हो जाएंगे तो महंगाई के अपने आप मुक्ति मिल जाएगी।
और सभी को मत देने का अधिकार मिला, लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं रहा। साथ ही राजनीतिक अस्थिरता रही, कभी जैकोबिन का शासन, कभी डायरेक्टरी शासन, कभी नेपोलियन का शासन, उससे पहले राजा का शासन। कुल मिलाकर के राजनीतिक अस्थिरता रही, तानाशाही, साम्राज्यवाद, फिर उपनिवेशवाद का मार्ग प्रशस्त हुआ। लेकिन विश्व के विभिन्न देशों को लोकतंत्र के लिए जमीन तैयार करने के लिए हमेशा फ्रांस की क्रांति का दुनिया में महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। ये फ्रांस की क्रांति का पाठ पूरा खत्म हुआ। मुझे आशा है कि आपकी समझ में आया होगा। इसको एक बार समझ में नहीं आएगा तो दूसरी बार आप इसको पढ़ें। मेरा सभी अभिभावक बंधुओं से आग्रह होगा कि आप सारे बच्चों को सुनने के लिए बोलें और इसके जितने भी प्रश्न उत्तर हैं लिखेंगे। हमारी किताब है बच्चों, ये 9 और 10 वालों के लिए मैं कुछ कॉमन प्रश्न कल दूंगा, व्हाट्सएप से भी भेजूंगा। स्वस्थ रहें, सुखी रहें और खूब पढ़ें, बढ़ें। धन्यवाद।